हेलो एवरीवन, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का सेट नंबर 4 देखेंगे साइंस का। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का सॉल्यूशन हो चुका है। आज हम लोग सेट 4 करने वाले हैं। तो देखिए सेट 4 में पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए मैं किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो उत्तल लेंस का यहाँ बात बोल रहा है, उत्तल लेंस को कहाँ रखना चाहिए कि हम लोग का जो प्रतिबिंब है वह उल्टा और वास्तविक और समान साइज प्राप्त हो। इसके लिए हम लोगों को फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखने से ही ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये फोकस दूरी दोगुनी दूरी पर ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दाढ़ी या फिर हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है, जब पी तथा एफ के बीच में हम लोग बीम को रखते हैं तब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 का, पी तथा एफ के बीच में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को परितारिका आइरिस कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का जो है दूरबिंदु वो अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी अनंत। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्योदय के बीच जो अंतर रहता है वो 2 मिनट का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो जो है दृष्टि दोष वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलती किसी विद्युत बल्ब का अनुमनतंक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो जो इतनी शक्ति होती है 25 वाट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में जो होता है वो एक कूलाम आवेश में जो है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। बट ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका जो है कि राइट आंसर यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, इसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। इसलिए आप लोग इसका कोई भी ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए इसका ये क्वेश्चन इसे छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिक प्रबल होता है वह होता है चुंबकीय ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अधिक प्रबल कहाँ होता है, चुंबक के ध्रुव पर। जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहीं पे ये सबसे अधिक प्रबल होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो जो पवन का ऊर्जा उसका न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, साग सब्जी जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक समीकरण दिया हुआ है, रिएक्शन BaL2 + Na2SO4 और जो इसका प्रोडक्ट है ये BaSO4 + 2NL किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है उससे क्या प्राप्त होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है। तो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, देखिए पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है। इनमें कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल होने के लिए क्या होना चाहिए, पीएच मान कितना होना चाहिए, आप लोग को पता ही है। अम्ल होने के लिए पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से कम यहाँ पे 2 है और 2 ए में है, ए पदार्थ का दोष है। तो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है एंटा एसिड का उदाहरण है। तो एंटा एसिड का जो उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, ये दोनों एंटा एसिड का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो जो है कौन सा पदार्थ मिलकर, तो जो है कि CaOH2 का होल 2 जो है ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है। तो उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, Al2O3 और ये 2 नहीं है, ये Z है। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूज हो जाती है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये 2 है, बट ये 2 नहीं है, ये Zn है, जिंक और ZnO है और ये Al2O3 है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण ये दोनों है, Al2O3 और ZnO। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो है मिश्र धातु है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो Cu + Sn। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु क्या है। तो चाकू से जो है काटा जाने वाला धातु जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनमें से सभी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इनमें से किस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप देखिए 2, 8, 10 और 10, 7, 17। 17 किसका परमाणु संख्या होता है, क्लोरीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्न में कौन सा कथन असत्य है, आप देख रहे हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध होते हैं। तो ये सही है। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये जो है ये असत्य है। जो मीथेन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का आप लोग को पता ही अणुसूत्र क्या है, C6H6। ये सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखने इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है।
उपधातु नहीं है। उपधातु किसे कहते हैं आप लोग को पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनिए। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो, उसे ही उपधातु कहते हैं। तो यहाँ पे बोरन, सिलिकॉन, जर्मनियम ये जो है कि उपधातु है, बट हाइड्रोजन जो है ये उपधातु नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 का ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पाइरेट के विखंडन से यह CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है, वह यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया जो है ये कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया ये शरीर का बिजली घर कहा जाता है, ये सभी बच्चा को मालूम होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है वो किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन का जो है वो किस भाग में होता है, तो वो पत्ता में होता है। ध्यान से सुनिए, जो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है वो किस भाग में होता है, तो वो पत्ता में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाशय है वहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो हमारे अमाशय है उसमें जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स आप लोग याद रखिएगा, सिनेप्स। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोल रहा है आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। इससे भी पहले अगर आप लोग सेट देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। फल को पकाने के लिए जो है एथिलीन जो हार्मोन होता है वो उत्तरदायी होता है, एथिलीन। एथिलीन, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मलेरिया परजीवी का नाम है, तो जो मलेरिया जो परजीवी है उसका नाम क्या है, तो वो है प्लाज्मोडियम। उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 का जो है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी का नाम है, जो राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए अंडाशय है वो तो जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है बट शुक्रवाहिका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। और डिम्बवाहिनी भी मैं बता रही हूँ, तो डिम्बवाहिनी भी जो है मादा जनन तंत्र का अंग है, बट शुक्रवाहिका नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो देखिए आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा। आप लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका सही मार के आ जाएंगे, बट इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें देखिए आप ध्यान से पढ़िए, इसमें बोल रहा है कि गुणसूत्र के कितने युग्म। युग्म का अर्थ होता है कि जोड़ा, तो 23 जोड़ा होता है हमारे कोशिका में, मानव शरीर में। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोल रहा है मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो हम स्त्री में जो है वो गुणसूत्र क्या होते हैं, तो वो एक्स एक्स होते हैं, तो एक्स एक्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो जो अनवीकरणीय पदार्थ कौन सा है जो जैविक अपघटन में अपघटित नहीं हो सकता है, तो जो है डीडीटी जो है वो जैव अनवीकरण पदार्थ है। इसको जैविक प्रकार से इसको हम लोग नहीं समाप्त कर सकते, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए डीडीटी जो है वो जैव अनवीकरण है। इसको जो है जैविक पदार्थों से हम लोग विघटित नहीं कर सकते हैं या फिर इसको समाप्त नहीं कर सकते, उसे ही जैव अनवीकरण पदार्थ कहते हैं, तो वो डीडीटी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक है। तो ये जैविक घटक है, ये तो अजैविक नहीं है। ये क्या प्राकृतिक रूप में है, तो इसे तो अपने इसे कोई मानव निर्मित नहीं किया, तो ये कैसे है, ये जैविक घटक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक। तो 38 हो चुका है। अब हम लोग 39 देखते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत है वो पवन ऊर्जा होता है। पवन ऊर्जा, और भी बहुत सारे ऊर्जा है बट यहाँ पे पवन ऊर्जा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। अब हम लोग देखते हैं, कुल जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है। कुल जो है एक जल संचय की विधि है। ये आप क्वेश्चन, ये जो है चैप्टर नंबर 15 में आप लोग पढ़े होंगे। कुल जो है ये जल संचय की पुरानी विधि है जो किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश जो है इसमें सबसे पहले लाई जाती है, लाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।